हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे जनवरी मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी इसका पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी और इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है जो आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। काफी हेल्पफुल आपके लिए क्लास रहने वाली है जनवरी मंथ की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्लास, जिसमें हम पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में कवर करेंगे पूरे कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज जनवरी मंथ के। ये क्लास आपके लिए बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगी। कंटेंट भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा। जैसा क्लास में पढ़ाया गया है एज इट इज आपको पीडीएफ में भी मिलेगा। अगर आप पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से परचेस कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो काफी हेल्पफुल रहेगा सभी बैंक एग्जाम्स के लिए आपका जनवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का ये क्लास। और आप लोग मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक लास्ट 1 ईयर आरबीआई सर्कुलर की हमारी क्लास नहीं देखी है तो आप लोग चैनल पर जाके क्लास जरूर देखिए। काफी हेल्पफुल क्लास है लास्ट 1 ईयर आरबीआई सर्कुलर, जिसमें हमने जनवरी से दिसंबर तक के सभी आरबीआई सर्कुलर एमसीक्यूज फॉर्म में कवर किए हैं विद कंटेंट भी मिलेगा, एमसीक्यूज फॉर्म में मिलेगा, तो उसके साथ आपको कंटेंट भी मिलेगा विद आंसर। तो ये जो लास्ट 1 ईयर आरबीआई सर्कुलर है आपको पता है काफी इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, तो ये क्लास आप लोग जरूर देखिए। और इसका अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लास्ट 6 मंथ में हमने कवर किया था जुलाई से दिसंबर 2024। काफी हेल्पफुल क्लास है लास्ट 6 मंथ की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। टॉपिक वाइज रही है ये क्लास भी आप लोग चैनल पे जाके जरूर देखिए। लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जुलाई से दिसंबर, टॉपिक वाइज हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। इसका कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और टॉपिक वाइज कैसे रहेगा, तो अलग अलग टॉपिक के साथ हमने अपनी बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज कवर की है अपनी इस क्लास में। लास्ट 6 मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में अलग अलग टॉपिक मींस अलग अलग न्यूज है, आरबीआई न्यूज है, एसबीआई न्यूज है, जीडीपी प्रेडिक्शंस है, एग्रीमेंट्स है, फाइनेंशियल सेक्टर्स, एसबीआई न्यूज है, और इसके अलावा हमारे अपॉइंटमेंट्स हैं। ये सभी कुछ हमने कवर किया है अपने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस लास्ट 6 मंथ की इस क्लास में। तो टॉपिक वाइज रहेगी, काफी आपको हेल्पफुल रहेगी ये क्लास। और आपको पता है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए लास्ट 6 मंथ की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज काफी हेल्पफुल रहती है। तो इस क्लास को जरूर देखिए बैंक एग्जाम्स के लिए, जो भी आपके बैंक एग्जाम्स होने वाले हैं अभी, ये क्लास से आपको निश्चित ही इसमें हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास जनवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is the total amount of the loan agreement signed between Power Finance Corporation and the Japan Bank for International Cooperation on January 15, 2025? पूछा गया है कि 15 जनवरी 2025 को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के बीच हस्ताक्षरित ऋण समझौते की कुल राशि कितनी है। वो है 120 बिलियन जापानीज येन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला गया है, On 15th of January 2025, the Power Finance Corporation signed a 120 billion Japanese yen loan agreement with the Japan Bank for International Cooperation JBIC, ठीक है। अमाउंट कितना है, 120 बिलियन जापानीज येन, ओके। This loan part of JBIC Global Action for Reconciling Economic Growth and Environmental Preservation Green Initiative aims to finance PFC renewable energy projects in India. तो 15 जनवरी को पावर फाइनेंस ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ 120 बिलियन जापानी येन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये ऋण आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण पहल के लिए जेबीआईसी की वैश्विक कार्यवाही का एक हिस्सा है और इसका उद्देश्य भारत में पीएफसी की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है। द फंड विल सपोर्ट इंडिया transitions to non-fossil fuel based energy sources. This
deal marks the largest green financing agreement ever executed by JBIC with any कंपनी इन इंडिया। ठीक है, अमाउंट कितना रहेगा इसका याद रखना, 120 बिलियन जापानीज येन। किसके बीच में हुआ है ये समझौता? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के बीच हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द FICCI इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे 2025 प्रोजेक्ट इंडियाज GDP ग्रोथ फॉर द फिस्कल ईयर 24-25 टू बी, राइट आंसर 6.4%। FICCI आर्थिक परिदृश्य सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.4% होगी। द रिपोर्ट इज कॉल्ड द FICCI इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे। ठीक है, रिपोर्ट का नाम भी ये पूछा जाता है तो याद रख लेना। FICCI Economic Outlook Survey 2025, it was released by the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries, the full form of FICCI। FICCI का full form क्या रहेगा? Federation of Indian Chambers for Commerce and Industry on 16th of January 2025. The report provides a detailed analysis of India's economic outlook for the fiscal year 24-25. Here are some key highlights. First, GDP growth. India's GDP growth is projected to be 6.4% for 24-25, a slight decrease from the previous estimate of 7%. Sectoral growth. The agricultural sector is expected to grow by 3.6%, while the industry and services sectors are projected to expand by 6.3% and 7.3% respectively. Inflation की बात करें, CPI based inflation is forecasted to be around 4.8% for the fiscal year. Investment. Government-led investment in infrastructure, housing and logistics are anticipated to drive growth. However, private capital expenditure is expected to remain subdued due to geopolitical uncertainties and uneven domestic demand. Next question. Which account can non-residents utilize to settle transactions according to the revised FEMA guidelines? तो संशोधित FEMA दिशा निर्देशों के अनुसार गैर निवासी लेन देन निपटान के लिए किन खातों का उपयोग कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी SNRR एंड स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स SRVA इज द right answer of this question. The Reserve Bank of India introduced changes to the Foreign Exchange Management Act FEMA on 17th of January 2025 with the aim of promoting the use of the Indian rupee in international trade. Here are some key changes. First, INR accounts for non-residents. Overseas branches of Indian banks can now open INR accounts for non-residents. This allows them to settle permissible current and capital account transactions with residents in India using INR. Second, flexibility for exporters. Indian exporters gain more flexibility as they can now open overseas accounts in any foreign currency to receive export proceeds and make import payments. Next, repatriable INR accounts. Non-residents can utilize balance in special non-resident rupee SNRR and special rupee Vostro accounts for settling transactions. Next, FDI for NRIs. Non-resident Indians NRIs can now use funds for repatriable INR accounts for investment, including foreign direct investment FDI. Okay. तो याद रखिएगा, which accounts SNRR, what is the full form? Special non-resident rupee and special rupee Vostro accounts SRVA accounts can non-residents utilize to settle transactions according to the revised FEMA guidelines. Next question. What is the projected GDP growth rate for India in financial year 25 as per the Economic Outlook 2025? 6.8%. Okay. आर्थिक आउटलुक, इकोनॉमिक आउटलुक ही पढ़ना ठीक रहेगा। इकोनॉमिक आउटलुक
2025 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर रहेगा आपका 6.8%। तो ये जीडीपी के जो क्वेश्चंस हैं ये अभी जो आपके प्रेजेंट में एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे। The report titled Economic Outlook 2025 was released by the PhD Chamber of Commerce and Industry PHDCCI on 15th of January 2025. It highlights India's projected economic growth and its potential to become the fourth largest economy in the world by 2026, overtaking Japan. Key highlights क्या रहेगा? First, projected growth. The report forecasts India's GDP growth at 6.8% in financial 25 and 7.7% in financial year 26. ठीक है। Second रहेगा global ranking. India is expected to become the fourth largest economy by 2026, surpassing Japan. कौन सा रहेगा? Surpassing Japan, fourth largest economy by 2026. नेक्स्ट रहेगा ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ। की फैक्टर्स इंक्लूड रोबोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन। नेक्स्ट रहेगा आपका इकोनॉमिक रेजिलियंस। द रिपोर्ट एम्फसाइज इंडियाज रेजिलियंस एंड डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट एज क्रूशियल एलिमेंट्स इन ड्राइविंग फ्यूचर ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which two companies recently announced a partnership to expand UPI acceptance in the UAE? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एंड मैग्नाटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हाल ही में किन दो कंपनियों ने संयुक्त अरब अमीरात में यूपीआई स्वीकृति का विस्तार करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है? तो वो की है NIPL यानी कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। 15th of January 2025, NIPL announced a partnership with UAE-based payment solution provider Magnati. The primary goal of this collaboration is to expand the acceptance of UPI in the UAE. Here's how it works. First, UPI merchant payments. Magnati point of sale terminal will now support QR-based UPI merchant payments. Next, initial rollout. The partnership will start with Dubai duty free, making it easier for Indian tourists to make payment using UPI. Next रहेगा target audience. This initiative caters to the over 12 million Indians who visit Dubai and the UAE each year, providing them with a familiar and convenient payment method. Next रहेगा, by integrating UPI into Magnati payment network, this partnership aims to enhance the overall payment experience for Indian traveler and further promotes digital payments on global scale. ये था हमारे लिए helpful रहेगा। ठीक है, for Indian travelers and the further क्या रहेगा? Promote digital payments on global scale. Next question, which bank launched the Chiranjeevi Super Senior Citizen FD on 13th of January 2025? तो किस बैंक ने 13 जनवरी 2025 को चिरंजीवी सुपर सीनियर सिटीजन FD लॉन्च की है? वो की है IDBI बैंक ने। किसने? IDBI बैंक। ओके, IDBI Bank launched Chiranjeevi Super Senior Citizen Fixed Deposit Schemes to offer interest up to 8.05% per annum. Under the scheme, the bank offers slightly higher interest rate to super senior citizens, those who are aged 80 years or above. तो ये होते हैं सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज होती है 80 या उससे अधिक। ठीक है, IDBI बैंक ने चिरंजीवी सुपर सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट स्कीम शुरू की है। स्कीम का नाम याद जरूर रखिएगा, चिरंजीवी सुपर सीनियर सिटीजन FD स्कीम, जिसमें 8.05% तक का ब्याज मिलेगा। किनको? ये मिलेगा सुपर सीनियर सिटीजन्स जो है 80 वर्ष या उससे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which year did the Bank of India launch its first dollar syndicated loan with a $400 million target? तो बैंक ऑफ इंडिया ने $400 मिलियन के लक्ष्य के साथ अपना पहला डॉलर सिंडिकेटेड ऋण किस वर्ष लॉन्च किया? राइट आंसर 2012 में लॉन्च किया। किसने? बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। Bank of India is raising its first dollar syndicated loan since 2012 with a target amount of $400 million. कितना? $400 million. Loan structure, the loan is split into two tranches. First, a 3-year tranche, a
5 ईयर ट्रांच, ठीक है, दो रहेंगे, एक 3 ईयर ट्रांच और एक 5 ईयर ट्रांच। द लोन इज बीइंग रेज थ्रू द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी ब्रांच ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो लोन का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो दो स्ट्रक्चर रहेंगे, दो ट्रांचेस रहेंगे, वो है 3 ईयर ट्रांच या 5 ईयर ट्रांच। अब बैंक ऑफ इंडिया इज राइजिंग इट्स फर्स्ट डॉलर सिंडिकेटेड लोन कब किया था? सिंस 2012 और टारगेट अमाउंट कितना है? $400 million। About the Bank of India, established in 7th of September 1906, headquarter Mumbai, MD CEO Rajneesh Karnataka, tagline relationship beyond banking, important। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस यानी कि शॉर्ट में बोले तो पिरामल फाइनेंस एंड मोबिक्विक सिस्टम हैव पार्टनर्ड स्ट्रेटेजिकली टू ऑफर पर्सनल लोन्स टू मोबिक्विक यूजर्स फॉर जिप ईएमआई रेंजेस। व्हाट इज द मिनिमम लोन अमाउंट? राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या रहेगा मिनिमम लोन अमाउंट? ऑप्शन बी रहेगा 50,000। ठीक है, पूछा गया है कि पिरामल फाइनेंस ने और मोबिक्विक सिस्टम्स ने मोबिक्विक यूजर्स को पर्सनल लोन प्रदान करने के लिए रणनीतिक साझेदारी की है। जिप ईएमआई रेंज के लिए न्यूनतम ऋण राशि क्या है? वो है 50,000 रुपये। मोबिक्विक सिस्टम हैज एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद पिरामल फाइनेंस टू प्रोवाइड पर्सनल लोन्स टू मोबिक्विक कस्टमर्स। लोन अमाउंट एंड एलिजिबिलिटी, द लोन अमाउंट फॉर जिप EMI रेंजेस फ्रॉम 50,000 टू इंडियन रुपीस की बात करें तो कितना? 2 लाख। ठीक है, इंडियन रुपीस में होगा 2,50,000 से 2 लाख। अबाउट द मोबिक्विक, फाउंडेड इन अप्रैल 2009, हेडक्वार्टर गुड़गांव या गुरुग्राम हो गया। ठीक है, फाउंडर्स बिपिन प्रीत सिंह एंड उपासना ठाकुर। अबाउट पिरामल फाइनेंस, फाउंडेड इन 11th of April 1984, headquarter Mumbai, MD Jairam Sridharan। Next question. By the end of January 2025, which bank intends to introduce the cash flow based digital MSME loan product with a maximum amount of rupees 25 lakh? ठीक है, तो जनवरी 2025 के अंत तक कौन सा बैंक 25 लाख रुपए की अधिकतम राशि के साथ नकदी प्रवाह आधारित डिजिटल MSME ऋण उत्पाद पेश करने का इरादा रखता है? वो है पंजाब एंड सिंध बैंक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक plans to launch a cash flow based digital MSME loan product of up to rupees 25 lakh by the end of January 2025। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? The initiative is expected to change the perception of PSBs as a digital-friendly bank, enabling easier and faster loan sanctioning for MSME based on cash flow rather than traditional methods। ठीक है, तो पंजाब एंड सिंध बैंक जनवरी 2025 के अंत तक 25 लाख रुपए तक के नकदी प्रवाह आधारित डिजिटल MSME लोन प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य है इस पहल से पीएसपी की डिजिटल फ्रेंडली बैंक के रूप में धारणा बदलने की उम्मीद है, जिससे पारंपरिक तरीकों के जो बजाय नकदी प्रवाह के आधार पर एमएसएमई के लिए आसान और जो तेज लोन स्वीकृत करना संभव हो सकेगा। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें, फाउंडेड इन 24th of June 1908, ओके, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और एमडी सीईओ है स्वरूप कुमार साहा। किसी भी बैंक के रिगार्डिंग ये बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the RBI has given HSBC India permission to open 20 new branches in strategic location throughout the nation following the expansion. HSBC India will have how many branches nationwide? 46 branches. Okay, कितनी? 46। HSBC India will have 46 branches nationwide। आरबीआई ने HSBC इंडिया को देश भर में रणनीतिक स्थानों पर 20 नई शाखाएं खोलने की अनुमति दी है और विस्तार के बाद HSBC इंडिया की देश भर में 46 शाखाएं हो जाएंगी। HSBC India has received approval from the RBI to open 20 new branches। अगर ये पूछा जाएगा कि कितनी नई ब्रांच खोलने की परमिशन मिली है तो वो है नई ब्रांच 20। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? वो हो जाएंगी 46। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से बात कही गई है।
to open 20 new branches in key cities across the country. This approval marks the largest branch expansion by a foreign bank in India in over a decade. Branch network growth. After the expansion, HSBC India will have a total of 46 branches in the country. HSBC India को देश भर के प्रमुख शहरों में 20 नई शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। ये मंजूरी एक दशक से अधिक समय में भारत में किसी विदेशी बैंक के द्वारा की गई सबसे बड़ी शाखा को विस्तार को दर्शाती है। जो बात करेंगे ब्रांच नेटवर्क ग्रोथ की, तो इस विस्तार के बाद एचएसबीसी इंडिया की देश में कुल 46 शाखाएं होंगी। एचएसबीसी इंडिया हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र और सीईओ है हितेंद्र दबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which insurance company has partnered with Saraswat Cooperative Bank, one of the biggest urban cooperative in India, to provide bank assurance services? ठीक है, तो किस बैंक assurance terms मैंने काफी बार अपने जो प्रीवियस लेक्चर है उनमें बताया है कि व्हाट इज द बैंक assurance। बहुत इजी है, आप लोगों को किसी को भी याद है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। पूछा क्या गया है, किस बीमा कंपनी ने बैंक बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत की सबसे बड़ी शहरी सहकारी समितियों में से एक सारस्वत सहकारी बैंक के लिए साझेदारी की है? वो है पीएनबी मेटलाइफ। ऑप्शन सी, पीएनबी मेटलाइफ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पीएनबी मेटलाइफ हैज एंटर्ड इनटू अ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, one of India's largest urban cooperative banks, promoting PNB MetLife brand positioning. The collaboration reinforces PNB MetLife brand slogan, मिलकर लाइफ आगे बढ़ाएं, मीनिंग टुगेदर मूव लाइफ फॉरवर्ड। बोला क्या गया है इसमें कि पीएनबी मेटलाइफ ने भारत के सबसे बड़े शहरी सहकारी बैंकों में से एक सारस्वत सहकारी बैंक के साथ बैंक एश्योरेंस साझेदारी की है। पीएनबी मेटलाइफ की ब्रांड पोजीशनिंग को बढ़ावा देना, यह सहयोग पीएनबी मेटलाइफ के ब्रांड नारे मिलकर जीवन के आगे बढ़ाएं, जिसका अर्थ है एक साथ जीवन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, किसने? पीएनबी मेटलाइफ ने। तो यही पूछा गया है कि किस कंपनी ने, तो वो है पीएनबी मेटलाइफ ने बैंक बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए, बैंक एश्योरेंस के लिए भारत की सबसे बड़ी शहरी सहकारी समितियों में से एक सारस्वत सहकारी बैंक के साथ साझेदारी की है। Information regarding the PNB MetLife headquarter Mumbai, Maharashtra, founded in 2001, MD CEO Sameer Bansal. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच इंडियन बैंक विद मार्केट कैपिटलाइजेशन दैट इंक्रीज्ड बाय 25.8% टू 105.7 बिलियन डॉलर इज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर अमंग द थ्री that rank among the top 25 global banks by market capitalization for Q4 2024? कौन सा बैंक जिसका बाजार पूंजीकरण 25.8% बढ़कर 105.7 बिलियन डॉलर हो गया? 2024 की चौथी तिमाही के लिए बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 25 वैश्विक बैंकों में शुमार 3 बैंकों में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला बैंक है, वो है आईसीआईसी बैंक। ऑप्शन बी, आईसीआईसी बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, according to a report by Global Data, leading data analytics and research company, 3 Indian banks, HDFC Bank, ICICI Bank and SBI ranked in the top 25 global banks by market capitalization for Q4 2024. First, HDFC Bank ranked 13 with a market capitalization कितना? 158.5 billion dollar. ICICI Bank ranked 19 with a market cap of 105.7 billion dollar. SBI ranked 24th with a market cap of 82.9 billion dollar. ICICI Bank standout performance. ICICI Bank was a standout performer with its market cap growing by 25.8% to 105.7 billion dollar, driven through a strengthening of India's expanding digital banking and credit ecosystem. ठीक है, सभी बैंकों की आपको कैपिटलाइजेशन के साथ रैंक बताई गई है। तो एचडीएफसी की रैंक याद रखना 13, आईसीआईसी 19 और एसबीआई 24। किसमें? 25 global banks by market capitalization for Q4 2024. Next question. Which bank has teamed up with
Trueworth Wellness to offer its 75,000 plus employees and their families a more comprehensive wellness program. तो किस बैंक ने अपने 75,000 से अधिक कर्मचारियों और उनके परिवारों को अधिक व्यापक कल्याण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए ट्रूवर्थ वेलनेस के साथ साझेदारी की है? वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, ऑप्शन बी। Bank of Baroda has partnered with Trueworth Wellness to extend an enhanced wellness program for its 75,000 plus employees and their families. Trueworth Wellness, founded in 2011, specializes in providing corporate wellness solutions with a preventive approach. तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने 75,000 से अधिक कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक उन्नत कल्याण कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए ट्रूवर्थ वेलनेस के साथ साझेदारी की है। 2011 में स्थापित ट्रूवर्थ वेलनेस निवारक दृष्टिकोण के साथ कॉर्पोरेट कल्याण समाधान प्रदान करने में भी माहिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा डिजिटल Tata Digital and Sarvodaya Small Finance Bank have partnered to expand SSFB's FD offerings. What is the minimum amount of rupees that customers can invest? Right answer, rupees 1,000. Option C is the राइट आंसर। टाटा डिजिटल और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एसएसएफबी की एफडी पेशकशों का विस्तार करने के लिए साझेदारी की है और ग्राहक न्यूनतम कितने रुपए निवेश कर सकते हैं? न्यूनतम इसमें 1,000 रुपए इन्वेस्ट या निवेश कर सकते हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक announced its partnership with Tata Digital to extend its FD offerings. Customer can start investing with as little as rupees 1,000 and the onboarding process can be completed in a few minutes. ठीक है, तो जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बैंक ने अपनी एफडी पेशकशों का विस्तार करने के लिए टाटा डिजिटल के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की और ग्राहक 1,000 रुपये से भी कम निवेश शुरू कर सकते हैं और ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो सकती है। About Suryoday Small Finance Bank, incorporated in 2008, Sarvodaya Small Finance Bank Limited is a leading small finance bank in India. The company started offering SFB services in 2017. MD CEO भास्कर बाबू रामचंद्रन, ठीक है, ये है इसके MD एंड CEO. Important information. Next question. Which bank has declared that it will open fully functional branches with forex transactions capabilities and AI-driven customer services in Prayagraj to help tourists? तो किस बैंक ने घोषणा की कि वह पर्यटकों की मदद के लिए प्रयागराज में विदेशी मुद्रा लेन देन क्षमताओं और AI संचालित ग्राहक सेवा के साथ पूरी तरह कार्यात्मक शाखाएं खोलेगा? वो रहेगा बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Bank of Baroda has announced setting up an AI-driven customer support full-fledged branches with forex transactions facilities in Prayagraj to facilitate the visitors. As the convener of the State Level Bankers Committee, Uttar Pradesh, Bob is leveraging Mahakumbh to promote digital payment of AI-driven customer support and provide robust banking infrastructure. तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने प्रयागराज में टूरिस्ट की सुविधा के लिए AI संचालित ग्राहक सहायता विदेशी मुद्रा लेन देन सुविधाओं के साथ पूर्ण शाखाएं स्थापित करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक के रूप में बॉब डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने, AI संचालित ग्राहक सहायता प्रदान करने और मजबूत बैंकिंग बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए महाकुंभ का लाभ उठा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, फाउंडेड इन 20 of July 1908, वडोदरा गुजरात हेडक्वार्टर, MD CEO देवदत्ता चंद। Next question. As per SEBI, what is the minimum asset value required for real estate project under the Strata SMREIT? Right answer, रुपीज 50 करोड़। तो सेबी के अनुसार स्ट्रेटा के SMREIT
EIT के तहत रियल एस्टेट परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम परिसंपत्ति मूल्य क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। On 9th of January, the SEBI granted a license to Strata to launch a small and medium real estate and investment trust SMREIT. This approval allows Strata to offer investor fractional ownership in commercial real estate projects. Here's breakdown of what this means. First, fractional ownership. Investor can now own a portion of commercial real estate project without having to buy the entire property. This makes it more accessible in retail investor who want to invest in real estate without significant capital. Minimum asset value. The real estate projects under the SMREIT must have a minimum asset value of rupees 50 crore. Number of scheme. Strata plans to launch up to 6 SMREIT schemes in the fiscal year 2026 with the goal of introducing one scheme every month. Accessibility. Both retail and institutional investor can participate in these schemes, potentially diversifying their investment portfolio and providing an opportunity to earn returns and come for commercial real estate. Okay, तो सेबी के अनुसार स्ट्रेटा के SMREIT के तहत रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए आवश्यक न्यूनतम परिसंपत्ति मूल्य 50 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हाउ मच फंडिंग हैज द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड फॉर द एमपावर प्रोजेक्ट इन मेघालय? तो वर्ल्ड बैंक ने मेघालय में एमपावर परियोजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की है? वो की है 35 मिलियन डॉलर। द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड $35 million project on 9th of January 2025 to enhance education in Meghalaya. The initiative named Empower Meghalaya multi-sectoral project for adolescent well-being, empowerment and resilience target over how much amount? 5 lakh adolescents. Its a key objective are to reduce dropout rates, improve learning outcomes and promote youth development through comprehensive support. This project represents a significant steps towards transforming education and empowering the youth in Meghalaya, fostering a bright future for the region. तो वर्ल्ड बैंक ने 9 जनवरी 2025 को मेघालय में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए $35 मिलियन की परियोजना को मंजूरी दी है। एम्पावर व्हाट इज द फुल फॉर्म? मेघालय मल्टी सेक्टरल प्रोजेक्ट फॉर एडोलसेंट वेलबींग, एम्पावरमेंट एंड रेजिलियंस नामक इस पहल का लक्ष्य 5 लाख से अधिक किशोरों को शामिल करना है। इसका मुख्य उद्देश्य ड्रॉप आउट दरों को कम करना, सीखने के परिणामों में सुधार करना और व्यापक समर्थन के माध्यम से युवा विकास को बढ़ावा देना है। ये परियोजना मेघालय में शिक्षा को बदलने और युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इस क्षेत्र के एक उज्जवल भविष्य को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन एंड IIMA वेंचर्स जॉइंटली लॉन्च्ड? क्या नाम रहेगा इसका? सोनाली टेकप्रिंट 3.0 प्रोग्राम एम्ड एट फॉस्टरिंग वुमेन सेंट्रिक फिनटेक स्टार्टअप्स इन इंडिया। ठीक है, तो किस संगठन और IIMA वेंचर्स ने संयुक्त रूप से सोनाली टेकस्प्रिंट 3.0 लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य भारत में महिला केंद्रित फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देना है? वो है RBIH। ठीक है, रिजर्व बैंक Innovation Hub and IIMA Ventures launched Sonari TechPrint 3.0, a program aimed at fostering women-centric fintech startups in India. थीम क्या रहेगा इसका? Women-centric financial solution. थीम याद रखिएगा, Women-centric financial solution with the overreaching goal of enabling frictionless finance for every woman in India. तो रिजर्व बैंक, इनोवेशन हब और IIMA वेंचर्स ने सोनारी टेकस्प्रिंट 3.0 लॉन्च किया, जो भारत में महिला केंद्रित फिनटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम है। इसका थीम क्या रहेगा? वुमेन सेंट्रिक फाइनेंशियल सॉल्यूशन। थीम को आप लोग इंग्लिश में ही याद करेंगे एज इट इज। ठीक है,
जिसका व्यापक लक्ष्य भारत में हर महिला के लिए बाधा रहित वित्त को सक्षम बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? Recently, the Equitas Small Finance Bank has revised its saving account interest rate, which will be effective 10th of January 2025. Which year was Equitas Small Finance Bank founded? Right answer 2007. तो हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपनी बचत खाता ब्याज दरों में संशोधन किया है, जो 10 जनवरी 2025 से प्रभावी हुआ है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये पूछा गया है। वो 2007 में हुई थी। Equitas Small Finance Bank has revised interest rates for saving accounts effective from 10th of January 2025. About Equitas Small Finance Bank, founded in 2007, headquartered Chennai, Tamil Nadu, MD CEO Vasudevan PN. Next question. Which company has launched a special insurance plan designed for visitors to Prayagraj, Uttar Pradesh, which will host the Mahakumbh Mela from 13th of January to 26 of February 2025? तो किस कंपनी ने प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आने वाले आगंतुकों के लिए एक विशेष बीमा योजना शुरू की है, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेले की मेजबानी करेगा? वो है फोन पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोन पे। इसके साथ ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, फोन पे हैज इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक इंश्योरेंस कवरेज स्पेसिफिकली टू travels attending the Mahakumbh Mela, which will take place in Prayagraj, Uttar Pradesh from 13th of Jan to 26th of Feb. PhonePe and ICICI Lombard have partnered to offer a unique insurance plans for the Mahakumbh Mela 2025 in Prayagraj. The plan available from the January 13 to February 26 covers various risks for travelers, ensuring safe pilgrimage experience. Priced at 59 rupees per traveler for train or bus travel and 99 rupees per travelers for flights, it aims to secure millions of devotees. ठीक है, ये पार्टनरशिप याद रखना किसकी है? फोन पे एंड आईसीआईसी लोम्बार्ड हैव पार्टनर्ड टू ऑफर अ यूनिक इंश्योरेंस प्लान्स फॉर महाकुंभ मेला। प्राइस भी याद रख लेना, 59 पर ट्रैवलर फॉर ट्रेन और बस एंड 99 पर ट्रैवलर फॉर फ्लाइट्स। रिगार्डिंग द फोन पे फाउंडेड इन 2015, बेंगलुरु हेडक्वार्टर, CEO समीर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the report, how many loan accounts are involved in the rupees 11,500 crore sale of non-performing assets to asset reconstruction companies by Indian Overseas Bank as part of the bank's attempt to improve the quality of its asset? What is the right answer? 46. तो रिपोर्ट के अनुसार इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा अपनी परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार करने के प्रयास के तहत परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को एनपीए की 11,500 करोड़ रुपए की बिक्री में कितने ऋण खाते शामिल हैं? वो है 46। इंडियन ओवरसीज बैंक is selling 11,500 crore worth of NPS to asset reconstruction companies. The sale involves 46 loan accounts and it's part of bank's efforts to enhance its asset quality. The portfolio includes accounts that were financed under the consortium arrangement, with some admitted under the National Company Law Tribunal (NCLT). About Indian Overseas Bank, founded in 10th of February 1937, Chennai headquarter, MD CEO Ajay Kumar Srivastav. Next question. Which bank chairman has proposed establishing a standardized system to monitor how small and medium businesses (SMEs) are using the money they raise from debt and equity? What is the right answer? State Bank of India. पूछा क्या गया है कि किस बैंक ने? तो स्टेट बैंक के अध्यक्ष ने SME लघु एवं मध्यम व्यवसायों द्वारा ऋण और इक्विटी से जुटाई गई धनराशि के उपयोग पर निगरानी रखने के लिए एक मानकीकृत प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। SBI Chair SCS Setty has suggested creating a common mechanism to track the utilization of funds raised by small and medium enterprises through debt and equity. This mechanism aims to provide comfort to lenders and investors and enhance the competitiveness of pricing. तो SBI के चेयरमैन CS सेट्टी ने
एसएमई द्वारा ऋण और इक्विटी के माध्यम से जुटाए गए धन के उपयोग पर नजर रखने के लिए एक साझा तंत्र बनाने का सुझाव दिया है। इस तंत्र का उद्देश्य ऋणदाताओं और निवेशकों को सुविधा प्रदान करना और मूल्य निर्धारण की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाना है। रिगार्डिंग द एसबीआई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, SBI founded in 1st of July 1955, headquartered Mumbai, Maharashtra, chairman है इसके CS सेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली आपसे क्या पूछा गया है इसमें, recently CredX became the dash RBI regulated trust platform in India after receiving approval from the Reserve Bank of India to launch the trade receivable discounting system platform for supply chain financing। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, फिफ्थ। TradeX, a supply chain finance platform, has announced that it has received final approval from the RBI to commercially launch its trade receivable discounting system platform under the brand name DTX Domestic Trade Exchange. With this, TradeX becomes the fifth RBI regulated trades platform in India, marking a significant milestone in its journey to revolutionize supply chain financing। तो हाल ही में आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण के लिए ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद क्रेडेक्स भारत में पांचवा, फिफ्थ आरबीआई विनियमित ट्रेड्स प्लेटफॉर्म बन गया है। कौन सा बन गया है, तो वो बन गया है क्रेडेक्स, ठीक है, बन गया है कौन सा, पांचवा। ओके, तो ये हमने कवर किया है अपना जनवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 3 आने वाला है जल्दी। कंप्लीट पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। आपको पीडीएफ के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अदर स्टूडेंट्स को भी चैनल का नाम जरूर बताएं। आप लोग मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इन सभी के लिंक आपको दिए गए हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।